आरसीसी डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स में नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा बिहेवियर ऑफ टी बीम्स, इन्वर्टेड टी बीम्स और आइसोलेटेड टी बीम्स एंड एल बीम्स। तो एल बीम्स और टी बीम्स के हम बारे में जानेंगे क्या होते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं टी बीम्स की। तो टी बीम जो है कैसे जो हमारा जैसे अगर हम बात करें कोई भी बीम है, ज़्यादा कॉमनली अगर हम यूज़ करते हैं तो टी बीम यूज़ करते हैं। अगर रेक्टेंगुलर बीम भी यूज़ करें तो ज़्यादा कॉमन, रेक्टेंगुलर बीम से भी ज़्यादा कॉमन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा बीम है? टी बीम है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें टी बीम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए टी बीम है क्या। ठीक है जी। तो बात करते हैं टी बीम की। इसको हम बोलते हैं फ्लैंज्ड बीम भी बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम? फ्लैंज्ड बीम। ठीक है जी। तो इसका नाम क्या है? फ्लैंज्ड बीम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टी बीम्स की। इसको और क्या नाम बोलते हैं हम? फ्लैंज्ड बीम। फ्लैंज्ड बीम, क्योंकि इसमें क्या है? फ्लैंज्ड विड्थ होती है। ठीक है जी। तो इसलिए इसका नाम भी क्या है? फ्लैंज्ड बीम। अब बात करते हैं हम इसमें जो हमारा टी बीम है। तो टी बीम कोई भी अगर हम बीम बात करते हैं तो जहां पे एक तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस से अबव, यहाँ ये हमारा मान लीजिए बीम है। तो अगर टी शेप की बात करते हैं, ठीक है जी, ये हमारा क्या है? टी बीम है। इस तरह से टी शेप में होएगा, इसकी जो शेप रहेगी टी शेप में होएगा। ठीक है जी। तो कोई ये टी बीम है हमारे पास, तो इनकी अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस अगर हम बात करें, कोई भी बीम है, चाहे रेक्टेंगुलर बीम की बात कर लें, तो अबाउ द एक्सिस जो हमारी कंक्रीट हम प्रोवाइड की होती है, तो कंक्रीट जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती हैं तो उनको क्या करने के लिए यूज होती है। तो हमारे अगर यहाँ पे कोई न्यूट्रल एक्सिस है, अगर हम रेक्टेंगुलर बीम की बात करें तो हमारे पास दो जोन रहते हैं। ठीक है जी। एक कंप्रेशन जोन, एक टेंशन जोन। ठीक है जी। तो ये हमारे अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो होता क्या है, जो हमारी टी बीम है, ठीक है जी, तो कंक्रीट बिलो, जो कंक्रीट है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा जो कंक्रीट हम प्रोवाइड करते हैं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि टेंशन जोन में, वो क्या है? डज नॉट रेजिस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट नहीं करता है कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है जी। और अगर हम बात करें अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस, अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस हमारी जो एक लिटिल जो इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने की, ठीक है जी, कंक्रीट की, ठीक है जी, वो रहेगी। तो इसमें ओनली हम जो बॉन्डिंग, स्टील को बॉन्डिंग प्रोवाइड करने के लिए ही टेंशन जोन में जो हमारी है कंक्रीट वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारा जो टी बीम्स हैं, ये बात ध्यान रखिए, कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट रेजिस्ट एनी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है जी। डज नॉट रेजिस्ट एनी बेंडिंग मोमेंट बट सिंपली होल्ड्स द टेंसाइल स्टील। ठीक है जी। कोई भी बेंडिंग मोमेंट जो है कंक्रीट उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट डज नॉट रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है जी। डज नॉट एनी बेंडिंग मोमेंट एंड होल्ड्स ओनली द स्टील, टेंसाइल स्टील। तो टेंसाइल स्टील को होल्ड्स करने का काम करता है यहाँ पे बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट। और कंक्रीट की बात करें तो अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस, तो अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? जो इंटेंसिटी है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की, उसको क्या करता है ये, इसमें जो कंप्रेसिव फोर्सेस होती है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने का काम करेगा इसमें। ठीक है जी। तो देयर इज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम मैग्नीट्यूड रहता है वो भी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का। तो ये हमारे क्या है, तो इसलिए इसी अगर ये सजेशन के बाद जो हमारा सेक्शन है बीम का, हमें क्या करना चाहिए? एक ग्रेटर विड्थ, टॉप की जो एक विड्थ जो रहेगा, एक ग्रेटर विड्थ हमें चाहिए। तो हमें इसलिए टी बीम को हमने क्या क्या डिजाइन किया है। ठीक है जी। दिस सजेस्ट दैट द सेक्शन ऑफ द बीम शुड हैव ग्रेटर देन, जो हमारा टी बीम है क्या है, टी बीम्स जो हैं हमारे, दिस सजेस्ट दैट सेक्शन ऑफ द बीम शुड हैव ग्रेटर विड्थ ऑफ द टॉप, यानी कि कंप्रेशन साइड
जो कंप्रेशन साइड है हमारी, जैसे कि इसमें हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, तो कंप्रेशन साइड पे हमारा जो एक बहुत ज़्यादा डेप्थ, जो लेंथ में क्या है, हमने एक फ्लैंज बना दी है, ठीक है जी। विड्थ जो हमारी है यहाँ पे वो क्या है, एक ज़्यादा है टॉप की, ठीक है जी, जो कंप्रेशन साइड में, ठीक है जी, क्योंकि ये कंप्रेशन साइड होगा ऊपर वाला, ये हमारा टेंशन साइड होता है अगर हम रेक्टेंगुलर बीम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, ग्रेटर विड्थ ऑफ द टॉप बना दिया है, ठीक है जी। तो ये एक सेक्शन हमने ड्रॉ किया, और इन कंपैरिजन टू इट्स विड्थ बिलो द न्यूट्रल एक्सिस दिस सेक्शन इज नोन एज टी सेक्शन और सिंपली ए टी बीम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टी सेक्शन और टी बीम, ठीक है जी। तो जब हमें इस चीज की जरूरत पड़ी है तो हमें ये क्या है, एज कंपेयर टू जो हमारा टी बीम है, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, कंप्रेशन साइड पे हमारा जो क्या है, टॉप विड्थ तो बहुत ज्यादा रहती है टी बीम में, और जो हमारी एज कंपेयर टू अगर हम बात करें बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, जो विड्थ है बीम की वो बहुत कम होती है, ठीक है जी। जो विड्थ रहेगी बीम की वो बहुत ज्यादा कम रहेगी इसमें। ये हमारे क्या है, टी बीम्स हैं। तो क्या होते हैं एक एक करके इनको भी जानेंगे, टी बीम्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये भी देखेंगे, ठीक है जी। तो अगर ये हमारा टी बीम है, तो टी बीम में अगर बात करें तो द सेक्शन ऑफ द बीम, टी बीम क्या होता है, द सेक्शन ऑफ द बीम, द सेक्शन ऑफ द बीम, the section of the beam does not beam should have greater depth, greater width, greater width at top, width at top, greater width at top, that is compression side, that is compression side, as compared to comparison to its width, comparison to its width, ठीक है जी। तो विड्थ के मुकाबले जो हमारा टॉप है वो बहुत ज़्यादा जो विड्थ रहती है टॉप की बीम में, इस तरह के बीम में वो इस सेक्शन टी बीम के सेक्शन में रहती है, ठीक है जी। तो ये क्या है, दे ऑटोमेटिकली जो हमारा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस सच एज सेक्शन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, such sections is known as such sections is known as T beams और फ्लैंज्ड बीम भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है जी। टी सेक्शन और टी बीम्स, ओके। तो टी बीम्स क्या होते हैं, सच सेक्शन नोन एज टी बीम्स और टी सेक्शंस और टी सेक्शंस, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, टी सेक्शंस है। जो टी बीम्स हैं मोर कॉमन है देन रेक्टेंगुलर बीम्स, जो टी बीम्स रहते हैं हमारे ज़्यादा कॉमन है हमारे रेक्टेंगुलर बीम्स से, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें टी बीम्स की तो इसके जो टी बीम है हमारे, तो इसमें ज़्यादा जो हमारा कॉमन रहता है टी बीम ही अगर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर के मुकाबले। तो आगे हम बात करें तो क्या रहेगा, जो टी बीम्स हैं, टी बीम्स आर मोर कॉमन, टी बीम्स आर मोर कॉमन देन rectangular beams, then rectangular
when slabs and hanging beams are, because slabs and hanging beams are casted monolithically, क्योंकि monolithically ये casted होते हैं, सेम टाइम पे ये क्या होते हैं, casted किए जाते हैं, ठीक है जी, monolithically casted, and hanging beams are cast monolithically, ठीक है जी। तो monolithically ये क्या होते हैं, casted होते हैं, एक सेम टाइम पे क्या होते हैं जी, कास्ट किए जाते हैं स्लैब और जो हमारी बीम्स हैं, ठीक है जी। तो देन ऑटोमेटिकली फॉर्म अ टी बीम्स, देन ऑटोमेटिकली फॉर्म ए, दे ऑटोमेटिकली फॉर्म्स ए टी बीम्स, ठीक है जी। तो टी बीम्स जो है ऑटोमेटिकली ये टी बीम्स में हमारी जो शेप है वो बनती है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हैंगिंग बीम्स है और स्लैब्स है मोनोलिथिकली कास्ट की जाती है, सेम टाइम पे कास्ट की जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली ये शेप जो बनती है इसकी टी बीम्स की जो हमारी जो शेप है बनती है। तो इसको और क्या बोलते हैं, हम फ्लैंज्ड बीम भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे याद रखनी है बात, जो पोर्शन है जिस स्लैब का जो पोर्शन है, ठीक है जी, जो स्लैब है जो हमारी यहाँ पे, तो स्लैब के पोर्शन जो उसमें जो इफेक्ट होते हैं, एक्सटर्नल लोड्स जो इफेक्ट आता है, जो उसको रजिस्ट करने, एक्सटर्नल लोड के इफेक्ट को रजिस्ट करने के लिए जो हमारा क्या है पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज ऑफ टी बीम। ये हमारी क्या होती है, फ्लैंज रहती है, ठीक है जी। तो फ्लैंज ऑफ टी बीम क्या है, जो एक्सटर्नल लोड्स रहते हैं उसको रजिस्ट करने के लिए हमारी फ्लैंज की जरूरत पड़ती है, फ्लैंज ऑफ टी बीम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। और जो पोर्शन ऑफ द बीम बिलो द स्लैब इज कॉल्ड वेब, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेब और रिब, रिब और वेब नाम देते हैं, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो जो हमारे क्या है, एक एक्सटर्नल लोड के इफेक्ट्स को रेजिस्ट करने के लिए हमारी टॉप जो हमारी क्या है स्लैब प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम स्लैब जो बीम है, तो ये हमारा क्या है फ्लैंज ऑफ द टी बीम। और जो हमारा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस जो हमारी रहती है, ये हमारी क्या होती है, बिलो द स्लैब जो रहती है, बिलो द स्लैब, बिलो द स्लैब जो रहती है उसको हम बोलते हैं वेब और रिब। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने टी बीम में। तो टी बीम क्या है, द सेक्शन ऑफ द बीम हैव ए ग्रेटर विड्थ ऑफ द टॉप एंड इन कंपैरिजन टू इट्स विड्थ, कंपैरिजन टू इट्स विड्थ, ठीक है जी, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। सच सेक्शन इज नोन एज टी बीम्स और टी सेक्शंस। T beams are more common than the rectangular beams, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर बीम से ज़्यादा कॉमन है ये हमारे जो यूज करते हैं, बिकॉज स्लैब्स और हैंगिंग बीम्स जो हैं हम कास्ट मोनोलिथिकली करते हैं, सेम टाइम पे करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे ऑटोमेटिकली ये टी बीम्स की शेप में हमारे पास, टी की शेप में हमारे पास ये बीम ऑटोमेटिकली इनकी जो शेप बनती है टी बनती है, ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने इसमें, इसलिए इसको नाम बोलते हैं टी बीम्स और फ्लैंज्ड बीम्स, ठीक है जी। जो ये हमारी जो बीम्स हैं मोनोलिथिकली कास्टेड होती हैं विद आरसीसी स्लैब एंड द शियर रिइंफोर्समेंट एंड बेंटा बार्स बीम्स आर एक्सटेंडेड इनटू स्लैब। तो जो हमारी बीम्स हैं टी बीम्स, इनको क्योंकि हमने आज जो आरसीसी स्लैब भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, और जो हम कास्ट करते हैं इनको मोनोलिथिकली करते हैं आरसीसी स्लैब के साथ, ठीक है जी। तो इसलिए जो हमारे बेंटा बार्स और स्ट्रिप्स हैं, अगर हम बात करें, वो शियर रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं, बेंटा बार्स जो प्रोवाइड करते हैं इसमें, वो एक्सटेंडेड होते हैं इनटू स्लैब, जो स्लैब भी प्रोवाइड करते हैं, तो स्लैब और जो बीम्स हैं हमारा इसमें मोनोलिथिकली कास्टेड किया जाता है, ठीक है जी। तो और क्या है इसमें, बहुत जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं इनको रेजिस्ट करने में हेल्प करता है ये दोनों जो हमारी बीम्स हैं, ओके। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। तो ये हमारा क्या है टी बीम्स। तो टी बीम्स के हम डायमेंशंस की ओर बढ़ेंगे, तो डायमेंशन क्या रहती हैं टी बीम्स की, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो डायमेंशंस, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम, डायमेंशंस ऑफ टी बीम। तो टी बीम की डायमेंशंस क्या रहती हैं, जैसे फ्लैंज है, फ्लैंज विड्थ होगी
जी विड्थ और डेप्थ भी होगी, इस फ्लैंज की, ठीक है जी। तो इसकी हम डायमेंशन की ओर देखते हैं क्या है इनमें। तो हमें पता चला टी बीम क्या है। टी बीम वो बीम होते हैं जो क्या होता है, जिनका सेक्शन जो है जो टॉप विड्थ रहती है वो ज्यादा रहती है एज कंपैरिजन टू इट्स विड्थ बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो और जो हमारे इस तरह के बीम्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, जो ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं एज कंपैरिजन टू द रेक्टेंगुलर बीम्स, ठीक है जी। तो इस तरह के बीम्स को हम क्या बोलते हैं, टी बीम्स और टी सेक्शंस। तो इसकी अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो फ्लैंज और रिब हैं, जो हमारा फ्लैंज और वेब होता है, तो इसकी जो विड्थ भी होगी, इसकी जो हमारी थिकनेस भी होगी, ठीक है जी, वेब थिकनेस भी होगी, वेब डेप्थ भी होगी। तो ये बात कर लेते हैं तो क्या क्या होता है, डिटेल डायमेंशंस होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की और डायमेंशन ऑफ टी बीम्स, तो क्या डायमेंशंस रहेंगी इसके बारे में जान लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ टी बीम्स, तो ये हमारे पास टी बीम्स हैं, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगी, ये हमारा क्या है, फ्लैंज होता है, ये हमारे फ्लैंज है, तो फ्लैंज विड्थ भी होगी, ठीक है जी। ओके, ये हमारी क्या है, फ्लैंज विड्थ, फ्लैंज विड्थ है, इसकी थिकनेस भी होगी, ये थिकनेस है, ये हमारी वेब है, तो वेब थिकनेस भी होगी, ठीक है जी। तो ये बात कर लेते हैं हम, वेब थिकनेस क्या है, वेब फ्लैंज क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है जी। ये क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको हम डिनोट करते हैं बीएफ से, ठीक है जी। ये वाली जो है हमारे पास क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, यानी कि बीएफ, इसको हम बीएफ से डिनोट करते हैं। और ये क्या रहेगा हमारा, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, फ्लैंज की क्या है, थिकनेस, या डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी बोल सकते हैं इसको हम डिनोट करते हैं डीएफ से। ये क्या है हमारे पास, डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी बोलेंगे और थिकनेस ऑफ फ्लैंज भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैंज की, फ्लैंज तो ये हमारी डेप्थ होगी, तो ये हमारा वेब है, तो वेब वेब की बात कर रहे हैं तो ये वेब भी है हमारी, ठीक है जी। तो इसमें ये जो हम स्टील भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, तो वेब की भी थिकनेस होगी कोई ना कोई, ठीक है जी। तो ये बातें भी हमने ध्यान रखनी है। तो ये एरिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा, जब हम बात करेंगे ओवरऑल डेप्थ रहेगी इसकी, ये हमारी क्या है, ओवरऑल डेप्थ। ओके, ये क्या रहेगी हमारी ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल डी क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ होगी। और ये हमारा क्या रहेगा, क्योंकि जहां से हमारे पास हम क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारे पास ये स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है जी, तो ये यहाँ इसके सेंटर से लेकर यहां तक हमारा क्या होता है, स्मॉल डी, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, ऑफ द टी बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम। ओके, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा क्या है, इसके जो हमारे डिमेंशंस हैं बीम के, इस तरह से हम देखेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या है, जो हमने प्रोवाइड किया एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, इसको हम एएसटी से डिनोट करते हैं ना, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ओके, तो ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है, हमारा एरिया क्या रहेगा, तो ये बात हमने यहाँ पे देखी।
ये हमारी डायमेंशंस हैं। तो इसको हम बात करते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी होगी। अगर हम डिजाइन की ओर बढ़ते हैं तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बीम क्या है ये भी हम बात करते हैं। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ टी बीम इज दैट पोर्शन ऑफ द स्लैब व्हिच एक्ट्स मोनोलिथिकली विद द बीम एंड रेजिस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लें इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज क्या होता है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज ये हम बात यहाँ पे जान लेते हैं। ओके, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ ए टी बीम इज दैट पोर्शन ऑफ स्लैब। तो स्लैब का वो पोर्शन है जो क्या है? विच एक्ट मोनोलिथिकली विद द बीम। तो बीम के साथ ये मोनोलिथिकली टाइम पे हम कास्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इस स्लैब का एक पोर्शन जो है, ठीक है जी, जो टी विड्थ ऑफ द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारी क्या होती है? मेनली डिपेंड अपॉन द स्पैन। तो ये डिपेंड करती है हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज मेनली डिपेंड अपॉन द स्पैन क्या है जो हमारी बीम है, और ब्रेड्थ ऑफ द वेब क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब क्या है जो फ्लैंज पे एक्ट कर रही है, तो उस पर डिपेंड करती है हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ टी बीम is that portion of the slab, is that portion of the slab, that portion of the slab which acts monolithically, which acts monolithically with beams, with beam and resist the compressive stresses, the effective width of the flange mainly depends upon the, तो किस पे डिपेंड करती है? it is mainly depends upon the, मेनली स्पैन पे डिपेंड करती है हमारी जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, मेनली किस पे डिपेंड करती है? स्पैन पे। ठीक है जी। मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्पैन और वेब, और किस पे डिपेंड करेगी? विड्थ ऑफ द वेब एंड थिकनेस ऑफ स्लैब। विड्थ ऑफ द वेब and thickness of slab। ठीक है जी। तो स्लैब की थिकनेस पे भी डिपेंड करेगी, यानी कि डेप्थ ऑफ जो हमारी जो स्लैब की थिकनेस रहेगी उस पे, वेब ऑफ द विड्थ ऑफ द वेब पे डिपेंड करेगी। ठीक है जी। स्पैन पे डिपेंड करेगी कितना रखना है हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज एक्टिंग एज फ्लैंज। ये बात ध्यान रखनी है हमने इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज के बारे में। ये क्या है हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द दैट पोर्शन ऑफ द स्लैब व्हिच एक्ट्स मोनोलिथिकली विद बीम। ठीक है जी। जो मोनोलिथिकली बीम के स्लैब के साथ जो हमारा क्या है इफेक्टिव विड्थ रहती है, मोनोलिथिकली कास्टेड की जाती है, सेम टाइम पे कास्टेड की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बीम। तो ये डिपेंड करती है मेनली हमारी स्पैन पे, विड्थ ऑफ द वेब पे, और जो हमारा स्लैब की थिकनेस है उस पे जो एक्ट कर रही है फ्लैंज पे। ठीक है जी। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टी बीम की अगर बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ जो है वो हम कैसे इफेक्टिव विड्थ को हम कैसे हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो क्या बिहेवियर रहता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है जी। तो
टी बीम जो इफेक्टिव विड्थ है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दो केस हैं अगर हम देखें, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बीम, इफेक्टिव विड्थ अगर निकालनी है टी बीम की तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। इन एब्सेंस ऑफ मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशंस द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बीम ऑफ द फ्लैंज में बी टेकन एज द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो बीएफ से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं जो हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बीम होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू रहती है। अगर टी बीम की बात करें, 4 टी बीम इफेक्टिव विड्थ जो है 4 टी बीम्स, तो टी बीम्स हमारे पास गिवन है तो उसके लिए हमारा क्या है, इफेक्टिव विड्थ कितना रहेगा। नंबर 1 विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू, जो हमारी विड्थ ऑफ फ्लैंज रहती है वो कितनी रहेगी, L नॉट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज प्लस विड्थ ऑफ वेब। विड्थ ऑफ वेब ये हमारी क्या रहती है, विड्थ ऑफ वेब रहती है। ठीक है जी, तो विड्थ ऑफ वेब, तो ये रिलेशन आपने क्या रखना है, याद रखना है। दूसरा रिलेशन क्या रहेगा, दूसरा रिलेशन की बात करें तो जो हमारा विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टर्म से विड्थ ऑफ फ्लैंज बाय 2 प्लस L बाय 2 स्पैन, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है जी, L क्या है हमारे पास, इफेक्टिव स्पैन, जो मेन स्पैन ऑफ द बीम रहता है वो हमारा क्या है, इफेक्टिव स्पैन रहेगा। तो इस तरह से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। विच एवर इज लेस, तो जो इसमें से कम वैल्यू आएगी वो हमारी विड्थ ऑफ फ्लैंज होगी टी बीम के लिए। ठीक है जी, अगर हम बात करें आगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम जो आइसोलेटेड टी बीम है उसमें हमारी विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या रहती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं जो हमारी आइसोलेटेड टी बीम उसमें विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या रहेगी, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ये सारी हम देखेंगे टी बीम्स के लिए।